नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्कर से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है सपा नेता मोहम्मद मुजफ्फर की। दूसरी खबर में बात टैक्स चोरी की। तीसरी खबर में बात उपद्रवियों की। चौथी खबर में बात बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की। सबसे पहले बात सपा नेता मोहम्मद मुजफ्फर की। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज पुलिस ने गौ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार प्रयागराज के कोडिहार ब्लॉक प्रमुख और समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद मुजफ्फर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल गौ तस्करी के मामले में पुलिस मुजफ्फर की तलाश कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने मोहम्मद मुजफ्फर को बुरके में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद मुजफ्फर पर गौ तस्करी के आरोप हैं और उस पर प्रयागराज समेत कौशाम्बी और वाराणसी में भी मुकदमे दर्ज। फिलहाल फरार चल रहा मोहम्मद मुजफ्फर एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए प्रयागराज आया था, जिस दौरान पुलिस को इसकी भनक लग गई। इसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी की तो मुजफ्फर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए महिलाओं का बुर्का पहन लिया। महिलाओं का बुर्का पहनकर बचने का जुगाड़ लगा रहे मोहम्मद मुजफ्फर पुलिस को चकमा नहीं दे सका और उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने बुर्के पहने ही कर ली। जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी का नेता मोहम्मद मुजफ्फर को प्रयागराज के गंगानगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। एक जानकारी के अनुसार मोहम्मद मुजफ्फर ने गौ तस्करी कर करोड़ों की संपत्ति बनाई। आपको बता दें कि इससे पहले भी पुलिस ने मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने मोहम्मद मुजफ्फर की संपत्ति को कुर्क भी किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद मुजफ्फर की करोड़ों की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है, जिसे मोहम्मद मुजफ्फर ने गौ तस्करी और अवैध कामों के जरिए अर्जित किया था। दूसरी खबर में बात करेंगे टैक्स चोरी की। अगर आप भी टैक्स बचाने और काली कमाई को छुपाने के लिए बेनामी संपत्तियों का सहारा ले रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि कानपुर आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 प्रॉपर्टीज को कुर्क किया है जो दलितों की थी। उन्हें या तो ड्राइवर या फिर किसी और के नाम से खरीद कर एजेंसी की निगाहों से बचने की कोशिश हो रही थी। साथ ही आयकर विभाग ने शहर में ऐसी कई बेनामी संपत्तियों की सूची भी जारी की है जिन्हें या तो लोगों ने उनके ड्राइवर या फिर नौकरों के नाम पर लिया था। जल्दी आयकर विभाग की कार्रवाई इस पर भी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग ने 8 करोड़ की बेनामी संपत्तियों को कुर्क किया है। रईसों ने काली कमाई खपाने के लिए अपने ड्राइवर और नौकर के नाम पर करोड़ों की जमीनों का खरीद फरोख्त किया था। इतना ही नहीं, पैसों को एक से दूसरे के तीसरे, फिर तीसरे से वापस पहले शख्स के अकाउंट में ट्रांसफर करके बड़ा खेल कर रहे थे। कल्याणपुर के रहने वाले अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला ने जमीन खरीदने के लिए अपने 2 दलित कारोबारियों का इस्तेमाल किया और बिठूर में रहने वाले मृतक दलित घसीटा राम की कई बीघा जमीन को उनके पोते मनीष से मिली भगत कर खरीद लिया। सरकार और एजेंसीज की नजर से बचने के लिए ये पैसा, जो कि अभिषेक शुक्ला का था, उसे सबसे पहले उसके दोनों करीबियों एकलव्य कुरील और करण कुरील के अकाउंट में डाला गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि SC/ST भूमि कानून के अंतर्गत एक दलित दूसरे दलित की जमीन खरीद सकता है। फिर उनके अकाउंट से पैसा किसान घसीटा राम और उसके पोते मनीष सिंह के जॉइंट अकाउंट में भेजा गया। जॉइंट अकाउंट से ये पैसा मनीष सिंह के निजी अकाउंट में भेजा गया। फिर मनीष सिंह के अकाउंट से ये पैसा असली मालिक अभिषेक शुक्ला के अकाउंट में भेजा गया। इस तरीके से गोलमाल करके 10 प्रॉपर्टीज अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला ने मनीष सिंह की मदद से खरीद डाली। करोड़ों की जमीन को खेल करके खरीद फरोख्त करने की भनक लगने पर आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति विंग ने अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला की 10 संपत्तियों को कुर्क किया है। इन सभी बेनामी संपत्तियों को कुर्क कराने के लिए इन सभी जमीनों के पास टीम ने जाकर अपने बोर्ड लगाए और मुनादी के साथ संपत्तियों को कुर्क किया। इस पूरे खेल में अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला के साथ ही मृतक किसान घसीटा राम का पोता मनीष, करण और एकलव्य जिनके नाम पर जमीन खरीदी गई,
जांच के दायरे में आए हैं। इसी तरह बेनामी संपत्ति की दूसरी बड़ी कार्रवाई सूरज सिंह पटेल और इनकी पत्नी रीना सिंह ने किया है। उन्होंने अपने ड्राइवर धर्मेंद्र के नाम पर करीब 55 लाख रुपए की जमीन खरीदी है। ये दंपत्ति ओबीसी है, लेकिन दलित की जमीन को अपने एससी ड्राइवर धर्मेंद्र के नाम पर खरीदा था। आईटी की बेनामी संपत्ति विंग ने इनकी भी करीब 55 लाख रुपए की बेनामी संपत्ति को कुर्क कर दिया है। ये दंपत्ति कानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन मौजूदा समय में बहरीन में काम करते हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि लोग अपनी काली कमाई को छुपाने के लिए बेनामी संपत्तियों का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में आयकर विभाग ने भी अपनी नजर और पैनी कर ली। ऐसे केसेस में मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। आने वाले समय में ऐसी और कई कार्रवाई देखी जा सकती है। तीसरी खबर में बात उपद्रवियों की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सांप्रदायिक तनाव की खबर सामने आई। राम बारात पर शामिल श्रद्धालुओं ने मुस्लिम कट्टरपंथियों पर हमले के आरोप लगाए हैं। हमले में लोहे के रॉड और तलवारों का इस्तेमाल होने की खबर है। आरोपियों के नाम दानिश कुरैशी, यूनुस खान, सलमान, हारून, नासिर, वाहिद, फरीद, कैफ, कलुआ, शमसाद, शाहिद, उवैद, उजैब, दिलशाद, बिलाल, तलहा, हनीफ, जाकिर, मौसिम, बाबू, जिशान, जावेद, अतीक, निजाम और रजुद्दीन बताए गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल सुनील शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि हर साल की तरह इस बार भी परंपरागत तरीके से रामलीला के बाद राम बारात निकाली गई। जब बारात कसेरू अड्डा से गुजरी तो उस पर 100 से 150 असामाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया। वो बारात को रोकना चाहते थे। हमलावरों के हाथों में तलवार, तमंचे, डंडे, फरसा आदि थे। शिकायतकर्ता के अनुसार हमला सुनियोजित था और हमलावर एक मस्जिद के पास जमा हुए थे। इसके अनुसार बारात पर पथराव भी किया गया। अचानक हुए हमले के बाद श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। शिकायत के अनुसार हिंसा में विष्णु नाम का युवक घायल हुआ है। दावे के मुताबिक उस पर फरसे से हमला किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार कम से कम 25 लोग हमले में घायल हुए हैं। पीड़ित ने बताया कि उनके पास प्रशासन की दी गई अनुमति, जिसमें रूट मैप भी तय था। हिंदू पक्ष ने प्रशासन पर भी ढिलाई का आरोप लगाया। वही सूत्रों के मुताबिक इस घटना से दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भीड़ को तितर बितर किया। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए कई लोगों ने अपनी दुकानें भी बंद कर ली। वही घटना के बाद हिंदू संगठनों ने थाने के आगे प्रदर्शन किया। हमले के सामने आए वीडियो में शोभा यात्रा में चल रहे वाहन के शीशे भी क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। इस हिंसा का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आईपीएस कलानिधि नैथानी ने बताया कि राम बारात के साथ डीएसपी और एसडीएम भी चल रहे थे। हालात बिगड़ने से पहले ही पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए स्थिति सामान्य की। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हिंसा का आरोप लगाकर तहरीर दी। फिलहाल हालात शांतिपूर्ण है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीआईजी अलीगढ़ शलभ माथुर के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों को जांचा जा रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि थोड़े समय के लिए हुए विवाद के बाद राम बारात बिना किसी व्यवधान के पूरी हुई। पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। चौथी खबर में बात बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की। एटीएस ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे बांग्लादेश से घुसपैठ कर उत्तर प्रदेश में रह रहे 3 नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिकों से कई अहम जानकारी हाथ लगी है। उनसे पूछताछ में मानव तस्करी के बड़े सिंडिकेट का पता चला है। एटीएस की पूछताछ में बांग्लादेशी नागरिक आदिल मोहम्मद अशरफी ने बताया कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के कई गिरोह मिलकर विदेशी नागरिकों को यहां बसा रहे हैं। अशरफी से मिली जानकारी के बाद यूपी एटीएस जल्द ही मानव तस्करी के बड़े सिंडिकेट का खुलासा कर सकता है। एटीएस ने वाराणसी से अशरफी को गिरफ्तार किया है। अशरफी से पूछताछ के बाद सहारनपुर में रह रहे बंगाल के शेख नजीबुल हक और अब्बू हुरैरा गाजी को भी पकड़ लिया गया था। दोनों काफी समय से सहारनपुर में रह रहे थे। बंगाल के 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। इनके संपर्क बांग्लादेश में मानव तस्करी का काम करने वालों के साथ। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश से भारत भेजने के लिए 3 से 5 लाख रुपए दिए जाते थे। वहीं धनराशि मिलने के बाद इन लोगों को बंगाल में एक्टिव गिरोह के सदस्यों के पास भेज दिया जाता है।
इन्हें महीने 2 महीने तक वहीं रखा जाता है। उसी दौरान इनके फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए जाते हैं। दस्तावेज तैयार होने के बाद उनको उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर बसाया जाता है। गौरतलब है कि यूपी में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के पकड़े जाने का मामला नया नहीं, बल्कि कई बार बड़ी संख्या में रोहिंग्या भी पकड़े गए। आपको बता दें कि एटीएस ने इसी साल फरवरी से लेकर अब तक की हुई कार्रवाई और अलग अलग शहरों में छापेमारी कर उत्तर प्रदेश से कई रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पकड़ा। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।